मेरा नाम संदीप सत्यार्थी है। मूलतः मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ इलाहाबाद में इस समय। दो 2017 में आए थे तो 9 साल हो गए हमको तैयारी करते हुए। छात्र सिर्फ परीक्षाएं देने के लिए बने हैं, उनको परिणाम भी तो चाहिए। उनके घर वाले किस इंतजार में बैठे हुए हैं ये भी तो देखना चाहिए ना। यूपीपीसीएस के बाद हम टीचर वाले की तैयारी करने के लिए सोचे, उसमें 4 साल से भर्ती ही नहीं आई। कहते होंगे तुम भैया एक सरकारी नौकरी के लिए गए थे, फिर तुम अब जब फोन करो कहीं भैया बीएड कर रहे हैं, 2 साल बाद कहीं एलएलबी करे ले रहे हैं। क्या घर पे बातचीत? माता जी का एक बार फोन आता है और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में का कर थवा खाना भयल, हाँ हो गया, बस। अब उनसे भी क्या हम बताएं कि हाँ ये परीक्षा दी है, इसका रिजल्ट नहीं आया, या ये परीक्षा दी है, ये लीक हो गई। वो कितना सुनेंगी। 2500 के आसपास कमरे का किराया, 600-700 रुपए अगर लाइब्रेरी जा रहे हैं। चूंकि उमस गर्मी आप बैठ रहे हैं, आपको पसीना हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। गर्मी में यहाँ कैसे रहते होंगे हम लोग। 1 महीना 2 महीना डिप्रेशन में रहते हैं हम लोग। ये यहाँ की हकीकत है। 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। हमको ट्रेन के जनरल डिब्बे में बाथरूम के पास बैठ के यहाँ से लेके बिहार तक की परीक्षाएं देना पड़ रहा है। इस नाकामी ने हमको हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि हमारे कुछ खास परिवारों से अलग कर दिया है। हम लोग सुबह में खाना बनाते हैं तो लगता है कि 1 रोटी एक्स्ट्रा बन गई तो उसको रख देते हैं, शाम को आके खा लेंगे। आप एक परीक्षा का परिणाम 2 बार निकालिए, 2 बार परीक्षा कराइए, देखिए आधे से ज्यादा छात्र उस परीक्षा से बाहर होंगे, फिर दूसरे छात्र उसमें शामिल हो जाएंगे। नहीं, ये कहानी महज एक छात्र की नहीं है। ये इलाहाबाद में जिस कमरे में आप चले जाएंगे जो प्रतियोगी छात्रों का है, वो ऐसा ही कमरा होगा कि उसमें मानचित्र रखे होंगे, एक टेबल लगी होगी जिसमें किताबें रखी होंगी, और यही अलमारियां होंगी जिसमें घर से जो राशन आता है वो रख लेते हैं। ये हर कमरे में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा, क्योंकि तकरीबन हर छात्र यहाँ पर या तो घर से खाना बनाना सीख कर आता है या यहाँ पर दोस्त यारों के साथ सीख जाता है, क्योंकि पैसे बचाने हो। इलाहाबाद की बात नहीं कर रहा, इलाहाबाद है, मुखर्जी नगर है, कोटा है। जिन कमरों में चले जाएंगे छात्र डिप्रेशन में रहते हैं, कई दिन कई महीने घरों पे बात नहीं करते हैं। मेरा नाम संदीप सत्यार्थी है और मैं मूलतः मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ इलाहाबाद में इस समय। कैसे यात्रा रही आजमगढ़ से यहाँ? आजमगढ़ में 12वीं तक पढ़ाई किए। तो आमतौर पे आजमगढ़ में हम लोग 2017 में पास आउट हैं 12th के, तो कोई वहाँ विश्वविद्यालय नहीं था। अभी तो सुहेल देव विश्वविद्यालय बन भी गया है, नाम मात्र का भी। तो हायर शिक्षा के लिए हमको इलाहाबाद ही आना पड़ा। सबसे नज़दीकी में गरीब बच्चे यहाँ आ जाते हैं, 2000-2500 में कमरे मिल जाते हैं, आगे की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे जगहों से हो जाती है। तो आए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किए, परास्नातक किए और बीएड किए। ये हमारी शिक्षा रही। इस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी भी कर रहा हूँ, अंतिम सेमेस्टर है मेरा। सारी डिग्रियाँ ले लोगे? जी, डिग्रियों का इस वजह से ले लेंगे कि हम जब आए तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो सामान्यतः है, हर परीक्षाओं में लगता है। हम लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे यूपीपीसीएस की, तो उसमें एलएलबी के लिए कुछ प्रेफरेंशियल पद मिल जाते हैं, तो इसलिए हमने एलएलबी भी किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं देते हुए हमें एहसास हुआ कि यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, कट ऑफ नहीं बताई जाती है, आरक्षण संबंधी मामले हैं कि मतलब प्रारंभिक जो प्री है उसमें माइग्रेशन नहीं कराया जाता है। इन चीज़ों से अगर आप वाकिफ़ होंगे या जो मतलब छात्र देख रहे होंगे वीडियो, वो भी जानते होंगे माइग्रेशन क्या होता है। कि प्रारंभिक परीक्षा की जो कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी, चाहे वो ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इन लोगों की कट ऑफ सामान्य कट ऑफ से ऊपर चली जाती है। तो ये समस्याएं रहती हैं, और ये 1-2 नहीं, 19 20 क्वेश्चन ऊपर बीईओ जैसे परीक्षाओं में गई हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमको लगा कि एलएलबी कर लेते हैं तो थोड़ा सा कुछ प्रेफरेंशियल में कट ऑफ कम चली जाती है, तो उसमें मिल जाएगा। और आमतौर पर विधि का ज्ञान होना चाहिए, तो हमें लगा एक जागरूक इंसान के नाते भी हमें एलएलबी करना चाहिए, इसलिए हमने एलएलबी भी कर लिया। जागरूकता की वजह से कि समय था तो हमने कर लिया? नहीं, हाँ समय भी था, चूँकि तैयारी कर रहे थे हम लोग, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल परीक्षाएं नहीं होती थी। हम एलएलबी में एडमिशन लिए 2023 में। 2023 में हमने आरओ की परीक्षा दिया और ये सोच के दिया था कि अगर हमारा परीक्षा में हो जाता है तो हम एलएलबी छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वो पेपर लीक हुआ। पेपर का लीक का संघर्ष चला 2025-26 तक। अंततः आरओ का 2025 में पीटी हुआ, मतलब प्री हुआ उसका, 2026 में मेंस हुआ। तो इस बीच हम तो आधा से ज़्यादा पढ़ाई कर लिए थे, 2 साल का हमारा पूरा बीत चुका था। जितनी डिग्रियाँ बची थी सब ले। हाँ, वो आयोग कहें या सरकारों की नाकामी कहें, इन्होंने हमको खाली बैठा दिया और हमने डिग्री ले ली। डिग्री लेते चले। बताओ संदीप, जैसे आप आजमगढ़ से चलकर यहाँ पर आए, आप सपना लेके आए कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, फिर यहाँ आते हो, आपने आरओ की तैयारी करी, फिर पेपर लेट हुआ, लीक के आरोप जो लगे, उसके बाद तुम फिर एलएलबी करने लगे, बीएड भी कर लिया,
घर वाले कैसे समझाते थे कि हम आज, वो तो कहते होंगे तुम भैया एक सरकारी नौकरी के लिए गए थे, फिर तुम अब जब फ़ोन करो कहीं भैया बीएड कर रहे हैं, 2 साल बाद कहीं एलएलबी करे ले रहे हैं, क्या घर पे बातचीत होती? जी, जैसे हमारे पिताजी 2015 में जब हम 10th में थे तो उन्होंने बोला था कि तुम 12th कर लो, 12th के बाद तुम परीक्षाएं दे सकते हो सरकारी नौकरी की, तो तुम कोई एक नौकरी लेके अपना पढ़ना। हमारे बस का, किसान हमारे पिताजी, तो हमारे बस का इतना नहीं है कि हम तुमको आगे पढ़ा पाएंगे। हमारा भी यही ध्येय था कि हम आएंगे और 12th करके नौकरी ले लेंगे, हो जाएगा। लेकिन 2017 में जब हम इलाहाबाद में आए, 17 से 20-21 के बीच कोई परीक्षा ही नहीं हुई जिसको हम दे पाएँ। आप 2018 में यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी अनियमितताएँ हुई थी। हाँ, हालांकि वो एग्ज़ाम हम नहीं दे पाए थे कुछ कारणों से, लेकिन उसके बाद कोई परीक्षा ही नहीं हुई जिसको हम दे पाएँ। तो हम ग्रेजुएशन कर लिए उसी दौर में। ग्रेजुएशन जब हुआ उसमें 1-2 परीक्षाएँ दिए, वो भी सही से नहीं हो पाई, हमसे कुछ 1-2 गलतियाँ हुई जिसमें हमारा नहीं हो पाया। फिर हमने आगे की डिग्रियाँ लेते चले गए, इसी क्रम में डिग्री हो गई। हाँ, पिताजी को कैसे मनाते हैं, तो आमतौर पे कोई भी पिता अपने लड़के को घर से बाहर तो नहीं निकाल देगा कि तुम भाई इलाहाबाद में नौकरी नहीं पाए तो तुमको घर से बाहर निकाल देते हैं। ये एक पिता भाव होता है, सबको अपना पुत्र मोह होता है। लेकिन ये सिर्फ हमारी ही कहानी नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे पिता हैं जिनके घर खाने तक की समस्याएं हैं। वो सोचते होंगे हमारा बच्चा नौकरी पा जाएगा, थोड़ा घर में दाल चावल रोटी के साथ सब्जी भी बन जाएगी, तो उनके लिए समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्हीं में हम भी एक हैं, हम अपनी सिर्फ कहानी नहीं बताएंगे। कितना खर्चा हो जाता है यहाँ रहने का? इलाहाबाद में अगर आप बहुत संयमित होकर रह रहे हैं तो 5 से 6 हज़ार मिनिमम है। और ये 5-6 हज़ार हम जब बता रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि उसमें हम 2,500 के आसपास कमरे का किराया, 600-700 रुपये अगर लाइब्रेरी जा रहे हैं, चूँकि उमस गर्मी आप बैठ रहे हैं, आपको पसीना हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। अब आप भी समझ रहे होंगे ये टेम्परेचर यहाँ का, ये शाम है जबकि बारिश का मौसम है, गर्मी में यहाँ कैसे रहते होंगे हम लोग। तो 3,000 तक तो वैसे ही चला जाता है। 2,000 में हमको किताब, फॉर्म भरना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, कहीं आना जाना, परीक्षाएं देने, सब्जी का, गैस का, दाल तेल, महंगाई आप समझ रहे हैं, सब इतना 2-2,500 में हमको निपटाना है। और ये भी नहीं है कि हम लोग यहाँ हैं कि हाँ ख़त्म हो गया, 10 दिन बाद पैसा फ़ोन कर दिए कि पैसा ख़त्म हो गया भेज दीजिए। घर वाले कहाँ से तुरंत भेज देंगे? वो तो पूरे महीने का संघर्ष करके हमको 1 महीने भेज रहे हैं इकट्ठे कि हाँ इसमें तुम काम चला लो। और यही है, कोई दुकानदारी तो है नहीं यहाँ प्रॉफिट होता चला गया, घर से भेजते चले गए बच्चे को। किसानी है, सीजन जैसे चलता है उसी हिसाब से आता है पैसा। हम लोग आता है हर महीने, बता रहे हैं 5,500-6,000 तक उतने में निपटा लेते हैं, बहुत संयमित होके। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आ गया या 300 एक्स्ट्रा कहीं लग गए या किसी दिन गैस खत्म हो गई, मतलब जो कैलकुलेटेड नहीं है, तो उसमें फिर आफत आ जाती है। हाँ, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो उसमें अपने सहयोगी मित्र जो अगल दोस्त यार काम आते दोस्त यार, हाँ बिल्कुल, वही लोग काम आते हैं। तो कभी 200-400 उनसे ले लिए, कभी हमारे पास था तो उनको दे दिए, इस तरह से चलता है दोस्त यारों से। अच्छा, एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा कि जब आप घर से निकले तो मन में क्या थॉट प्रोसेस था? तब तो ये होगा कि हम जाएंगे, तैयारी करेंगे मेहनत से, एग्ज़ाम देंगे और बाबू बन जाएंगे, बड़े बाबू बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे और घर लौट के आएंगे, अपने घर वालों को साथ देंगे। फिर ये जो 5-6 साल 7 साल आप लोगों ने इलाहाबाद में इन कमरों में बिताए हैं, विश्वविद्यालयों में बिताए हैं, सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है, लाइब्रेरियों में बिताए हैं, उन 7 सालों में मनोदशा कैसे बदली है? मनोदशा यहाँ पे अगर आप किसी छात्र को देखेंगे तो शायद देखने से ना समझ में आए, लेकिन अगर उसके साथ आप बातचीत करेंगे, थोड़ी देर रहेंगे, तो आपको उसकी मनोदशा समझ में आएगी कि यहाँ पे हम एक बड़े मेहनत से साल 2 साल 3 साल में एक एग्ज़ाम की नींव बनाते हैं कि हमको एग्ज़ाम देना है, और परीक्षाएं देते जैसे निकलते हैं पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। वो पूरी जितनी नींव, जितनी हमने मकान बनाया था 3-4 साल में मेहनत करके, जो पढ़ा था, जो समझा था, सब ढह जाता है तुरंत। फिर परीक्षाएं होती हैं, क्या पता चलता है कि पेपर उसमें कट ऑफ आई चली गई। जैसे झारखंड जैसे मामले में आप सुने होंगे, उसमें यूपी तक की कंपनियां संलिप्त हैं। एक आदमी बैठ के सारी परीक्षाओं को टॉप कर रहा था, तो ऐसे यूपी में भी बैठे हुए हैं। 2021 में एसआई वाली परीक्षा में 4 मिनट 5 मिनट में पूरा 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया था, ऐसे लोग टॉपर बैठे हुए थे। तो उस तरह के जब लोग संलिप्त हो जाते हैं परीक्षाओं में, तो पूरा जो है उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। उनका मतलब हम लोगों की मेहनत पे पूरा पानी फिर जाता है। और उसके बाद साल 1 महीना 2 महीना डिप्रेशन में रहते हैं हम लोग। ये यहाँ की हकीकत है। 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, फिर लगेगा कि नहीं अब क्या कर सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं हम लोग के पास ना, क्या कर सकते हैं? घर पे जाके या तो पिताजी का हाथ बटाएं, खेती करें, वो भी तो नहीं हो सकता है, चूँकि छोटी ज़मीनें हैं। आमतौर पे पूर्वांचल में आपको पता होगा कि सीमांती किसान लोग हैं, तो छोटी ज़मीन में कितना कोई खेती करके क्या कर लेगा। और
यहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि आप प्राइवेट कुछ काम कर लीजिए। इलाहाबाद में आप कहाँ प्राइवेट काम कर लेंगे, क्या कर लेंगे? कभी ऐसा कोई दिन आया कि लगा कि यार अब बहुत हो गया, परेशान हो गए, अब वापस जाएंगे, कुछ और करेंगे? नहीं, वो चीज़ हम लोग यहाँ सोचते भी हैं और कोशिश भी करते हैं कि कुछ अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम हो जाए, जैसे कुछ पब्लिकेशन है जो अपना प्रैक्टिस सेट बनवाते हैं, कुछ किताब लिखवाते हैं, तो इन लोगों से हम लोग 10 रुपये 15 रुपये पर पेज के हिसाब से कुछ काम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते कुछ भी, तो उसमें हमारा जो एक्स्ट्रा कुछ खर्चा रहता है वो हो जाता है। लेकिन उनसे हमारा परमानेंट कुछ नहीं हो पा रहा है ना। हमको परमानेंट, हम तो नौकरी लेने आए थे और हमको यहाँ क्या क्या देखना पड़ रहा है। नौकरी लेने आए, हमको आंदोलन करना पड़ रहा है, हमको ट्रेन के जनरल डिब्बे में बाथरूम के पास बैठ के यहाँ से लेके बिहार तक की परीक्षाएं देना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए दुर्दिन है, ये अच्छा दिन नहीं है सर। आप बताइए, बाथरूम के पास बैठ के यहाँ से दिल्ली, मुरादाबाद, बिहार, पूर्णिया तक हम लोग परीक्षाएं देने जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। ट्रेनों में इतने बच्चे भर जाते हैं कि कुछ नहीं मिल पाता है उस गंदगी में। अच्छा, उस मनोदशा के बीच आप परीक्षा में बैठ के कैसे अच्छा वो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा बच्चा अच्छा करेगा, उसमें नहीं हो पाता है सर। संघर्ष सिर्फ तैयारी का नहीं है। संघर्ष सिर्फ तैयारी का रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर। और हमें कंपटीशन किससे करना है? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी परिवार हैं जिनका मतलब इकोनॉमी लेवल अच्छा है, वो एसी में बैठ के परीक्षाएं कर रहे हैं, घर वाले 4 व्हीलर से ला के परीक्षाएं दिला रहे हैं। हम ऐसे बच्चों से ट्रेन के जनरल बोगी में जाके कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का परिणाम अच्छा रहता है अगर सब कुछ अच्छा रहे तो। लेकिन वही नहीं अच्छा रहता है जो परीक्षाएं आयोजित कराते हैं, चाहे वो आयोग हो या सरकार हो। बाद में वो लोग कह देंगे हाँ पेपर लीक हो गया, फिर से करा देंगे। उनको क्या जाता है? जाता तो हमारा है ना सर। 2 साल 3 साल हम यहाँ इलाहाबाद में कमरे का किराया दे के, लाइब्रेरी दे के, दिन रात जो है कोचिंग और लाइब्रेरी जाके धूप में संघर्ष हमारा चल रहा है। घर पे बात होती है रोज? हाँ, शाम को आमतौर पे ये शुरू से ही जब से इलाहाबाद है तब से माता जी का एक बार फ़ोन आता है और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में का हवा, मतलब का करत हवा, खाना भयल, हाँ हो गेल, बस ठीक है सब कुछ, हाँ ठीक है, ये नियम हो गया है। बस 1-2 मिनट के लिए फ़ोन आता है, उतने में हालचाल। अब उनसे भी क्या हम बताएं कि हाँ ये परीक्षा दी है, इसका रिजल्ट नहीं आया, या ये परीक्षा दी है, ये लीक हो गई। वो कितना सुनेंगी? पूछती नहीं है कि एग्ज़ाम कब निकलेगा? पूछती हैं, अक्सर पूछती हैं, चूँकि उनकी भी उम्मीदें रुकी हुई हैं हमसे कि हमारा बच्चा नौकरी पा जाएगा तो हम लोगों के लिए कुछ थोड़ा बेहतर जीवन हो जाएगा, संघर्ष कुछ कम हो जाएंगे। तो अब उनसे वही कहते हैं माता जी जब होगा तो बता देंगे, अभी तो नहीं हो पा रहा है। पूछना ही बंद कर दिया होगा कि धीरे धीरे जो है हम आमतौर पर कोई परिणाम आता है, कुछ आता है तो भले पूछ लेते हैं कि इस चीज़ का रिजल्ट आया है, तो कहते हैं कि नहीं हुआ या नहीं दे, ये हमारे लिए नहीं था परीक्षा, मतलब हम नहीं दिए थे इसको, या इस तरह की चीज़ें दे के आदमी चुप हो जाता है। क्या करेगा? कितने साल हो गए तैयारी करते करते? 2017 में आए थे तो 9 साल हो गए हमको तैयारी करते हुए। 9 साल से हम इलाहाबाद में हैं। आमतौर पे उसमें हमारा स्नातक हुआ, परास्नातक हुआ, मतलब डिग्रियां भी हमारी उसमें हुई हैं। साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। साथ में हम तैयारी करते थे, पहले दिन से ही हम तैयारी के लिए, चूंकि हम इलाहाबाद आजमगढ़ से तैयारी करने नहीं आए थे आप? आजमगढ़ से हम तैयारी ही करने आए थे, डिग्री लेने नहीं आए थे। तो डिग्री नहीं लेने आए थे, वो तो डिग्री साथ में चलती गई। चूँकि डिग्री भी आगे हायर एजुकेशन के लिए कोई भी रहता प्रयास करता है, तो सब करते हुए हम चले गए हैं। काम आ रही है वो डिग्रियाँ हाँ काम आती हैं। जैसे मान लीजिए पीजी किए तो फिर नेट जेआरएफ हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं, एलएलबी भी कंप्लीट हो गया है तो लॉ वाले एग्जाम दे सकते हैं। वो स्थिति नहीं रह गई कि इसी एग्जाम में हमको चाहिए, अब तो ये स्थिति हो गई कि जो मिल जाए बस सब कुछ दे दो हमको। ये पूरे इलाहाबाद या कहें पूरे प्रदेश की ये हाल हो गई है कि कोई भी छात्र एक परीक्षाएं नहीं दे पा रहा है। और ये सिर्फ उस छात्र की कमी नहीं है, ये प्रशासन की कमी है। चूँकि एक आयोग कभी भी कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं नहीं करा पा रहा है तो बच्चों का उस आयोग से मोहभंग हो जा रहा है। जैसे लोक सेवा आयोग से मोहभंग हुआ तो हम लोग यूपीएससी लोअर देने चले गए या लेखपाल का देने चले गए, वहाँ से मोहभंग हो रहा तो हम लोग शिक्षा सेवा चयन आ रहे हैं, चलिए अच्छा इसकी टीचर की भर्ती आए उसमें हो जाएं। लेकिन कहीं से भी चीज़ें संयमित होके, संतुलित होके, नियमित नहीं चल पा रही हैं, यही समस्या है। शिक्षा भर्ती का क्या स्थिति? यूपीएससी तो मैं करीब से देख रहा हूँ। शिक्षक भर्ती का हाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 68,500 और 69,000 2 भर्तियां हुई, वो भी शिक्षा मित्रों के उस पर समायोजन वाले जगह पे हुई थी। उसके बाद से प्राइमरी की भर्ती अभी तक आई ही नहीं है, 2019 के बाद से। 2019 से नहीं? हाँ, मैं 7 साल हो गए। बिल्कुल, मैं इलाहाबाद में 9 साल से हूँ, भर्ती 7 साल से नहीं आई है। अब आप समझ लीजिए कि संघर्ष उसमें मतलब नाकामी हमारी है या आयोग की है। 7 साल से वैकेंसी ही नहीं आई तो हम 9 साल में नौकरी कहाँ से लेकर चले जाएंगे? और जब हम आए तो हम ग्रेजुएशन और पीजी हमारा था नहीं कि हम उसमें भर पाएँ, या हमारी उम्र नहीं थी।
अभी आप किस किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो कि मतलब कोई भी एग्जाम पता चल जाता है देने चले जाते हो या अभी है कोई गुंजाइश? नहीं, मैं आमतौर पे UPSSC और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षाएं देता हूँ। लेखपाल भी दे के आया हूँ। लोअर PCS 23 तारीख को है। साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का देता हूँ। आमतौर पे PT मेंस होता रहता है और यही चल रहा है बस दोनों का मूलतः। चूँकि शिक्षा की भर्ती भी आई नहीं टीचर की, तो उसकी नहीं तैयारी अभी कर रहे हैं। अब लगेगा कि आएगी तो उस पर भी समय देंगे। चूँकि तैयारी में ये होता है कि 30% 40% सिलेबस लगभग सबके समान होते हैं, बाकी का 60% 70% हमको मेहनत करना रहता है। तो अगर हमारे अंदर क्षमता रहती है, मेहनत किए रहते हैं, तो उसको भी हम कर लेते हैं। लेकिन कब कर लेंगे? जब भर्ती आएगी समय से, जब समय से परिणाम आएंगे उसके, जब पारदर्शिता रहेगी, कट ऑफ पता चलेगा हमें, तब कर लेंगे ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत से तैयारी करते हो और हम सब चाहते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मगर जिस तरह का आप लोगों का शेड्यूल है, इसमें मोहब्बत करने का मौका मिलता है कि इसी सब में चार दीवारी में ज़िंदगी कटी जा रही है? सर, बात मोहब्बत की है तो इंसान है तो मोहब्बत तो होती रहती है। अपने यार मित्र दोस्त हैं, माता पिता हैं, सबसे अपना लगाव रहता है। लेकिन इस नाकामी ने हमको हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि हमारे कुछ खास परिवारों से अलग कर दिया है। चूँकि उनको लगता है कि आमतौर पे कहते हैं ना कि उगते के सब होते हैं, वही उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता। तो अगर उनको ये उम्मीद रहती कि हाँ लड़का गया है, साल 2 साल 3 साल में नौकरी पा जाएगा, तो लोग पूछते हैं 2-3-4 साल बाद लगता है कि ये भी निकम्मा ही है, कोई मतलब नहीं है, तो लोग दूरी बना लेते हैं। चाहे वो मित्र हों, चाहे वो परिवार के हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, सबको लगता है कि कुछ होगा नहीं, इससे दूरी बना लेते हैं। तो ये हमने सबको खोया है। तो आप जैसे बात की मोहब्बत की, तो मोहब्बत इस संघर्ष में नहीं किसी की रुकती है, अच्छे लोगों की रुकती है। मतलब जिनका लगता है कि हाँ ये अभी इनके लिए चीज़ें स्कोपिंग है। जैसे आप लोग हुए सर, IT मतलब दोस्त हम सब आप ही के जैसे हैं, हम सब एक तरह हैं। नहीं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। लेकिन ये इलाहाबाद वाला छात्र जीवन जो है, ये सबसे संघर्षशील। हम आपका उदाहरण इसलिए दिए कि जो भी लोग मतलब अपने शुरुआती जीवन में संघर्ष करके एक मुकाम पे चले गए हैं, अच्छी जगह सेट हो गए हैं, उन लोग अपना ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास ये संघर्ष का समय नहीं है। आप समझ रहे हैं, इस कमरे की आप दशा देखिए। हम लोग सुबह में खाना बनाते हैं तो लगता है कि एक रोटी एक्स्ट्रा बन गई तो उसको रख देते हैं, शाम को आके खा लेंगे। ये अगर संघर्ष चलता है तो इस समय ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मोहब्बत थी कि हुई नहीं मोहब्बत किसी से? नहीं सर, मोहब्बत होने और ना होने की बात ही नहीं यहाँ पे है। हमारा लक्ष्य, हमको पहले नौकरी पाना है, उसके बाद जीवन के अन्य चीज़ों में दखल देना है या देखना है। दूसरी चीज़ है कि आमतौर पे मोहब्बत ना होने या किसी से बातचीत ना होने का एक कारण और रहता है कि भटकाव। हर इंसान आपको समझने वाला नहीं मिलता है। वो आपका समय हो सकता है ऐसा मिले जो समय की ज़्यादा डिमांड करे, आपको और घुमाने फिराने वाला हो, या उसको लगे कि हाँ इनके पास पैसा होगा, पैसा हमारे ऊपर खर्च करें, या हम सब, ये जग जाहिर है, कोई वो बात नहीं है। वो चीज़ें हम लोग पास हैं नहीं, तो हम लोग के पास कौन आएगा? ये चीज़ रहता है सर। ये एक पीड़ा है। पीड़ा कहें या इसको कहें कि अब ये इसमें हमारी कमी नहीं है सर ना, तो हम पीड़ा इसको क्यों माने? इसको हम पीड़ा नहीं मानते। पीड़ा मानते जो काम हम करने आए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो पीड़ा होती है। बाकी वो काम नहीं करने आए हैं तो उसमें पीड़ा की बात कोई है ही नहीं। दोस्त यार अभी हैं पुराने वाले या सब अलग हो गए? सब लगभग भटक ही जाते हैं। बाकी कुछ लोग हैं भी जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपने दोस्तों के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उनके साथ कभी उनके किसी सुख दुख में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। चूँकि उनके कोई सुख दुख का समय है, हमारा उस समय परीक्षा लगा हुआ है, हम परीक्षा देखेंगे कि वहाँ जाएंगे, और वहाँ आने जाने में खर्च में चीज़ें लगती हैं। वहाँ हमको जाना है तो कपड़ा चाहिए, जाने के लिए किराया भाड़ा चाहिए, ये चीज़ें भी तो नहीं है ना, ये चीज़ भी देखना पड़ता है। शादियों में जाते हो परिवार की? नहीं सर, हमको अपने मतलब खास रिश्तेदार, हमको अपने मामा के बेटे, मामा की बेटी, जो सबसे खास माना जाता है, उसमें शामिल हुए मतलब कई साल हो गए, नहीं जा पाए हैं। कारण यही समय का कि अब इलाहाबाद में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से एक दिन के लिए घर जाएंगे, एक दिन शादी में शामिल होगा, 3-4 दिन हमारा छूट जाएगा। हमको लगता है कि जो हमारा कंपटीटर है बच्चा, वो तो रेगुलर लाइब्रेरी में पढ़ रहा है ना, तो हम उससे दिमाग में चलता रहता हूँ। बिल्कुल दिमाग में चलता रहता है सर। 1 मिनट के लिए अगर हम कभी लाइट कट जाए या कभी हमको लाइब्रेरी से, हम दोपहर में आते हैं रूम पे खाना बनाने, तो दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा जल्दी खाना बनाए, जल्दी हमको जाना है लाइब्रेरी, फिर हमको पढ़ना है बैठ के। ये दिमाग में मतलब वहाँ से चलते समय ही रहता है, जाना है, खाना बनाना, तुरंत आना है। तो समय कहाँ है सर? आजमगढ़ से आए थे तो खाना बना लेते थे, यहीं सीखा है? नहीं, घर पे हम सीख के आए थे खाना बनाना और सहयोग करते। चूँकि हमारा एकल परिवार है तो आमतौर पे माता या अपनी बहन को आराम देने के लिए हम
खाना बना लेते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। कभी आपको मौका मिला तो बना के खिलाएंगे। बिल्कुल खाएंगे। बिल्कुल, हम बनाएंगे खिलाएंगे खाना आपको। लेकिन बात यहाँ खाना बनाने की नहीं थी ना सर। हम खाना बनाने नहीं आए थे, हम सीखने नहीं आए थे कि हमको खाना अच्छा बना लेना है। वो तो मान लीजिए जीवन का अंग है, वो कभी भी हम सीख लेंगे कि हाँ सब गुण होना चाहिए, तो वो एक गुण है, वो कोई दिक्कत नहीं उसकी। लेकिन हम जिसके लिए आए थे उसमें माहिर नहीं हो पा रहे हैं, और उस माहिर का मतलब है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं पूरी, लेकिन कहाँ परिणाम नहीं हो पा रहा है, उसमें संस्था का, सरकार का, और जो भी कहें कुछ किस्मत का, ये चीज़ों का दोष है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, आप किसी एग्ज़ाम को देने गए और फिर जब एग्ज़ाम देकर निकलते हैं और फिर ये जानकारी आती है कि इस एग्ज़ाम में कथित पेपर लीक के आरोप लगने लगते हैं, तो जब घर लौटते हो तो क्या मनोदशा रहती है? घर पे जब बात होती है तो क्या बताते हो? सर वही मनोदशा होती है। हमारे पिताजी किसान हैं, तो वही उदाहरण हम देंगे। जैसे किसी किसान का पूरा लहलहाती फसल एकदम तैयार हो, वो काटने जा रहा हो, परीक्षाएं हम लोगों की फसल होती है, हम लोग काटने जाते हैं उसको, और उसी फसल पे ओला पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, पूरी फसल बर्बाद हो जाए, तो क्या मनोदशा होगी? वही मनोदशा हम लोगों की होती है। जिस परीक्षा के लिए इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, वो परीक्षा जब लीक हो जाती है तो लगता है कि पूरा मौका चला गया हम लोगों के हाथ से। और दूसरी चीज़ है कि हर परीक्षा में आप ये बस कह देंगे कि ठीक है पेपर दोबारा कराएंगे, हर परीक्षा में सेम मनोदशा, सेम तैयारी नहीं हो पाती हर छात्र की। आप एक परीक्षा का परिणाम 2 बार निकालिए, 2 बार परीक्षा कराइए, देखिए आधे से ज़्यादा छात्र उस परीक्षा से बाहर होंगे, फिर दूसरे छात्र उसमें शामिल हो जाएंगे नए। आखिरी सवाल है, बस ये समझना चाहता हूँ कि आज की डेट में एक नौकरी कितनी ज़रूरी है और उस नौकरी से क्या कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में? आज के समय में नौकरी ही सब कुछ है, ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण उसका है कि बिना नौकरी के हमको भोजन नहीं मिलेगा, भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा हमको, अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा, इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं रोटी कपड़ा मकान सबसे ज़रूरी होता है। कपड़ा, रोटी भी हो, मकान, तीनों हमको नौकरी के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि नौकरी से ही हमको धनार्जन होगा। और हम कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं बनना चाहते हैं सर, हम 20, 25, 30 हज़ार की जीवन यापन वाली, रोजी रोटी वाली नौकरी चाहते हैं कि हम रोजी हमारी चल जाए। हम ये नहीं कहते हैं हमको अरबपति बना दीजिए और करोड़पति बना दीजिए, वो हमको आप नहीं दे पा रहे हैं। जबकि सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप लोक सेवाओं का आयोजन करें, वो नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। संवैधानिक अधिकार हम लोगों का ये सर है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, सरकार, हुक्मरान अगर ये वीडियो देख भी रहे हों तो हम छात्रों का दर्द वो समझें, इसलिए भी समझें कि कभी वो लोग भी संघर्ष किए होंगे अपने जीवन में, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में या नौकरी या रोजी रोटी के क्षेत्र में। अगर वो मर्म आपके अंदर जिंदा है और आप जिंदा दिल इंसान हैं, तो आप हम छात्रों का दर्द समझिए कि जो छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको नियमित तरीके से, हम ये नहीं कहते कि खूब ढेर सारी वैकेंसी निकाल दीजिए, लेकिन हाँ नियमित निकालिए, ताकि हर साल हम लोग सुकून से जाकर परीक्षा दे पाएँ और उम्मीद करें कि हाँ जो है हमारा चयन हो। परीक्षाएं पारदर्शी कराइए, उसमें लीक वाला और आरक्षण संबंधी मामला या पेपर आउट ऑफ सिलेबस बन जाए, इस तरह की समस्याएं ना रहें। जो पेपर गलत क्वेश्चन पे, आपको पता होगा कि कई सारी परीक्षाएं गलत क्वेश्चन पे फंस गई हैं कि एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन बना दिया। ये बताइए, एक छात्र, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं रूम में, हम लोगों से अभी आप पेपर सेट कराइए, तो कोशिश करेंगे कि एक बार में अगर गलती हो जाए, दोबारा उसको जब देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो हम लोग 100% वो सही पेपर बनाएंगे। वो इतने जल्दी में एग्जामिनर रहते हैं, वो पेपर गलत बनाते हैं। उनको यही नहीं पता है कि किसका कौन सा विकल्प सही है या हम पेपर कैसा बना रहे हैं। ऐसे लोगों को आप एग्जामिनर बनाए हुए हैं, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, पेपर सही बने, समय से परीक्षा हो, समय से परिणाम आए, हम लोग खुशी खुशी नौकरी लेके अपने जनपद जाएं, अपने घर जाएं, अपनी सेवाओं में योगदान करें, प्रदेश का, देश का, सरकार का हम लोग अंग बनेंगे तो उसका हाथ बटाएंगे, अच्छा काम करेंगे सर। क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या यही रहती है सर कि सुबह 6 बजे तक उठना, 7 बजे तक नहा धो के लाइब्रेरी चले जाना, फिर 12 बजे आना, खाना पीना बनाना खाना, 2 बजे तक फिर वापस चले जाना लाइब्रेरी, 2 से फिर 10 बजे फिर आना, बनाना खाना, सो जाना। यही दिनचर्या पूरी चलती रहती है। शुक्रिया, आपने हमें नहीं आपने इतना हमें समय दिया, आपकी पढ़ाई बाधित हुई इसके चक्कर में। और ये कहानी महज एक छात्र की नहीं है, ये इलाहाबाद में जिस कमरे में आप चले जाएंगे जो प्रतियोगी छात्रों का है, वो ऐसा ही कमरा होगा कि उसमें मानचित्र रखे होंगे, एक टेबल लगी होगी जिसमें किताबें रखी होंगी, और यही अलमारियां होंगी जिसमें घर से जो राशन आता है वो रख लेते हैं।
ये हर कमरे में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा, क्योंकि तकरीबन हर छात्र यहाँ पर या तो घर से खाना बनाना सीख कर आता है या यहाँ पर दोस्त यारों के साथ सीख जाता है, क्योंकि पैसे बचाने होते हैं, क्योंकि घर से पैसा कम आता है, उसी में सब कुछ मैनेज करना होता है। इनका एक एक मिनट फिक्स है, सुबह कितने बजे उठेंगे, उसके बाद कितने बजे लाइब्रेरी जाएंगे, अगर कॉलेज जाना है तो ये सब कुछ इनका तय रहता है, इनकी ज़िंदगी सेट रहती है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि हम कुछ बहुत नहीं मांग रहे, हम महज 20-25-30 हज़ार रुपये की नौकरी मांग रहे हैं जिससे हमारा घर चल जाए। हमारे घर वाले, जिस परिवार ने बड़ी उम्मीदों से भेजा है, क्योंकि ये जब घर से बस्ता लाद के लाते हैं तो सिर्फ वो बस्ता नहीं होता, वो बहुत उम्मीदें, बहुत अरमान, बहुत सपने लाद के लाते हैं, जो इनके घर वाले, भाई बहन इन पर लाद देते हैं। कई बार गाँव से पहली बार लड़के को बाहर भेजा जाता है और बहुत उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि अगर ये कुछ बन जाएगा तो बाकी गांव वालों के बच्चों में हिम्मत मिल जाएगी कि अगर ये कर सकता है तो हमारा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं कि 2 साल 3 साल बाद वैकेंसी आती है, बच्चों ने मेहनत से एग्ज़ाम दिया होता है, उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें प्रशासन की गलती, किसी की भी गलती है, किसी की भी गलती हो, सवाल ये है कि भुगत कौन रहा है। भुगत वो लाखों करोड़ों बच्चे रहे हैं जिन्होंने दिन रात शादियों में नहीं गए, दोस्तों से नहीं मिले, इश्क मोहब्बत नहीं किया, 4 दीवारी में पूरी ज़िंदगी काट दी, और फिर एग्ज़ाम जब होता है तो कहते हैं कि पेपर लीक हो गया। जैसे कि ये कहते हैं ना कि पेपर लीक हो गया तो क्या वो फिर से करा दिया। आपके लिए कहना बड़ा आसान है कि आपने फिर से करा दिया। नहीं ज़रूरी है कि इस बार हमारा बहुत अच्छा हुआ, अगली बार जब एग्ज़ाम आए तो बहुत अच्छा हो। 2-1 नंबरों से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। इलाहाबाद की बात नहीं कर रहा, इलाहाबाद है, मुखर्जी नगर है, कोटा है, जिन कमरों में चले जाएंगे छात्र डिप्रेशन में रहते हैं, कई दिन, कई महीने घरों पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता कि शाम में जब माँ पूछेंगे इस बार क्या हुआ, इनके पास नहीं जवाब होता। माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो किसान हैं, उनको ये कैसे समझाएंगे कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पेपर लीक में क्या होता है। उनको बस ये पता होता है कि हमारे बाबू की नौकरी लगी है कि नहीं लगी है, बस इतना सा उनको जवाब चाहिए होता है, हाँ या ना, जो इनके पास जवाब नहीं होता। ऐसी तमाम कहानियाँ हैं, इलाहाबाद हो, मुखर्जी नगर हो, दिल्ली हो, तमाम जो शहर प्रतियोगी परीक्षाएं कराता है, जहाँ पर कोचिंग होती है, वहाँ से ऐसे तमाम कमरे मिल जाएंगे, तमाम छात्र मिल जाएंगे, तमाम कहानियाँ मिल जाएंगी। लेकिन सवाल है, ये तस्वीर नहीं बदल रही। आप ये कह सकते हैं कि हर बार आप इलाहाबाद आते हैं या मुखर्जी नगर जाते हैं, वैसी कहानियाँ लेकर आते हैं। हम करें तो करें क्या, ये कहानियाँ जा ही नहीं रही हैं। हर बार तो हमारे सामने की तस्वीर वही रहती है, और हम भी इन कहानियों को आप तक लेकर आते रहेंगे, इनके मुद्दों को आप तक लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये तस्वीर बदले। जो छात्र उम्मीद लेकर आए हैं, 7-7 8-8 साल, आप सोच सकते हैं, 7-7 8-8 साल इन्हीं कमरों में बिता दिए। ज़िंदगी का जो गोल्डन टाइम था वो निकल गया। अभी भी इन्हें उम्मीद है कि सरकार जागेगी, नौकरियां निकालेगी। 4-4 5-5 साल में नौकरियां आती हैं, 3-3 4-4 साल एग्ज़ाम कंडक्ट करा के रिजल्ट देने में लग जाता है। तमाम ऐसी वैकेंसीज़ हैं, तमाम आयोग हैं। UPSSC की बात कर लीजिए, 2022 में वैकेंसी आती है, 23 में नोटिफिकेशन जारी होता है, 25 में एग्ज़ाम होता है। बताइए साहब, 1-1.5 साल एग्ज़ाम कराने में लगा देते हैं, उसके बाद ये आंदोलन करते हैं, तब जाके DB होता है, DB के बाद आंदोलन करते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए। अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया है, कई वैकेंसीज़ हैं ऐसी। सवाल है कि दिक्कत कहाँ है? ये तो अपना पूरा दे रहे हैं, ये टैक्स भी देते हैं, जिससे सबकी सैलरी भी जाती है आयोगों में, फिर भी सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है? ये परेशान होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद इसका कुछ असर होगा और कुछ तस्वीर बदलेगी और छात्रों को नौकरी मिलेगी, जिस मेहनत के, जिस हक़ के हकदार हैं, इन्हें उनका हक़ मिलेगा। बाकी ललन टॉप लोगों तक पहुंचता रहेगा, उनका कहानियाँ आप तक लेकर आते रहेंगे, ज़िम्मेदारों से सवाल पूछते रहेंगे। ललन टॉप के साथ बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका भी कोई सवाल है, आप भी किसी भर्ती से परेशान है, किसी वैकेंसी से परेशान है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। हमारा वादा है कि हम उस पर बात करेंगे और जो भी जिम्मेदार होंगे उनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे। कैमरे के पीछे योगेश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।